हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर हाजिर हूँ साइंस का सेगमेंट जो कि आरआरबी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है, जिसमें आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान पे पहुँचाएंगे। आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। यदि आप इन वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे अधिक से अधिक स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो हम लोग इसके पहले की वीडियो में 400 प्रश्नों तक को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 401 वाले क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हम लोगों का 100 क्वेश्चन का जो टारगेट रहता है उसे हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले की 4 वीडियो आप देखना ना भूलें। सीरियल वाइज से आप देखना चालू करें और एक एक प्रश्नों को देखें, ताकि आपकी एक बेहतर पकड़ हो सके साइंस में। और साइंस का वेटेज आपके लिए बहुत समझ लीजिए है, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जीएस भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यह साइंस जो है यह आपके लिए निश्चित तौर पे आगे सिलेक्शन दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे आखिर क्या है अगला क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो देखेंगे पहला ही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 401 वाला नंबर, कि निम्नलिखित में से क्या समान है। क्या समान है तो कह रहा है कि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। तो क्या यह समान है। फिर कह रहा है कि किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, क्या किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा समान होती है। नहीं। आगे देखेंगे किसी तेज चलती हुई हवा कई कारों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यह भी समान नहीं है, यह भी सही नहीं है। फिर कह रहा है कि हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो चला सकती है कि नहीं चला सकती है ये तो आप ही बताएंगे। तो वह चला सकती है हो हवा पवन चक्की के फलकों को, तो बिल्कुल चला सकती है। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या समान है। तो हमारा ऑप्शन सही एक हो जाएगा कि तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है और खिड़की को तोड़ सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा। यही क्या है, समान है। आगे देखेंगे, मतलब दोनों काम कर सकता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 402 नंबर की 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से यह ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है हो तो द्रव्यमान 3 m दे दिया है। तो 3 m और mgh वाला फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो m 3 m दे दिया है और g का मान 10 होता है और h दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 और एच हमारा है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे हिसाब से 3 mgh आ जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू नहीं रखेंगे, एच की वैल्यू नहीं रखेंगे, द्रव्यमान को रख देंगे 3m। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले वाली भी वीडियो में मिल चुका है आपको, तो उसे आप देखना ना भूलें जो यदि आप नहीं देखे हैं तो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा डी, गोली से कम। जो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम होगी। यदि गोली से कम नहीं होगी तो आदमी जो चला रहा होगा उसे ही भेज देगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, गोली से कम। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg अर्थात आधा kg है तो, और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जी 10 है। तो मोबाइल की स्थितिज ऊर्जा mgh वाला फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए हो। तो 10 गुणे 100 मीटर और गुणे 0.5 इनका तीनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा हमारा 500 जूल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 जूल हो जाएगा। अगला देखेंगे 405 नंबर क्वेश्चन,
11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? हो तो mgh वाला फॉर्मूला फिर लगाएंगे। 11 गुणे 8 गुणे 9.8 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 862.4 जूल। 862.4 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 406 नंबर। 15 केजी की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो G का तो हमारा इसका मान निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 735 जूल। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही जवाब। अगला देखेंगे, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें, जबकि G इज इक्वल टू 9.8 है, 9.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दहाँ पे 60 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में, तो आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 का, तो 600 के समथिंग कुछ आना चाहिए तो जूल में आएगा। तो जूल में ये सब वाट में दिए हैं तो 588 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 588 जूल, क्योंकि जूल में ही आएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो देखिए 588 आया भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 408 नंबर। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु होगी। वस्तु कितनी होगी? हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा की होगी। जब ऊपर फेंका जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, गति अधिक होगी। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 409। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो कितना बार आप देख चुके हैं प्रीवियस ईयर वीडियो में कि mgh होता है कार्य के भी बराबर और स्थितिज ऊर्जा के भी बराबर, क्योंकि ऊर्जा कार्य के बराबर ही होती है। अगला देखेंगे कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो बढ़ेगी कि घटेगी उनको देखना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही जवाब है। और ऑप्शन सी भी, क्योंकि बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है घटती है, दोनों ए दे दिया है। दोनों ऑप्शन समान है, देखेंगे ए और सी दोनों समान है, तो अर्थात ए और सी दोनों जवाब होगा इसका। बढ़ती है और घटती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, जैसे ही ऊपर हम लंबवत फेंकेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, तो उसके अनुसार स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि लंबवत फेंकेंगे तो जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या होगी? घटने लगेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा ए और सी जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है? तो किसी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? हो तो निश्चित तौर पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा की बातें होंगी। तो किसी बिंदु पर गिराने पर, मुक्त रूप से गिराना है तो गतिज ऊर्जा निश्चित तौर पे बढ़नी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा बी ही ऑप्शन, गतिज ऊर्जा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा कितना होती है? तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा, मतलब बंदूक की गोली की जो ऊर्जा होती है वो बंदूक से क्या होती है? तो अधिक होती है। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदूक की तुलना में अधिक होगी बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 केजी का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है। यदि उसे तब तक दबाया है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। तो गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है। तो स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। तो स्प्रिंग से दबाव स्प्रिंग का जो दबाव होगा वो कितना होगा? तो ये होगा 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। इसको देख लेंगे कि कैसे सॉल्व होगा हो। तो देखिए क्या दिया है कि स्प्रिंग का 2 केजी का ब्लॉक है
और जो वेग है उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड है। के का मान दिया है, स्प्रिंग का वेग स्थिरांक दिया है 10,000 न्यूटन मीटर। अब आगे देखेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा कि 1/mv² इज इक्वल टू 1/2kx²। एक्स क्या है तो हमारा स्प्रिंग का दबा हुआ भाग मीटर में है। अब इस वाले फॉर्मूले पे हम रख के लगाएंगे तो हमारा द्रव्यमान 2 kg था और वेग जो था 4 मीटर प्रति सेकंड था। जब इसको सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.56 मीटर, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो कौन सा ऊर्जा साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? गति पैदा होती ही है, रासायनिक ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती ही है, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है यांत्रिक ऊर्जा, तो ये तो पैदा ही होगी। रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, इसको टिक कर लेंगे कि वो ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है साइकिल चलाते समय, बाकी और सभी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। अगला देखेंगे, अब आ गए हम लोग द्रव्यमान से। अब द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। तो स्थान बदले उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, तो किस पर हो तो वह द्रव्यमान पर, क्योंकि इसमें जी का मान निर्भर नहीं करता। भार पे तो निर्भर करता है लेकिन द्रव्यमान पे नहीं निर्भर करता, तो इसीलिए यह कहीं भी परिवर्तित नहीं होता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, कौन इस समूह से अलग है, वो इसमें से देखना है आपको। तो गति, समय और त्वरण, ये सब क्या है? तो एक प्रकार की गति में समय उमय का ध्यान दिया जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या है तो इससे क्या है, अलग है। इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे, या दूसरी भाषा में कहें तो द्रव्यमान क्या है, एक यूनिट है, और बाकी सभी क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि समय, त्वरण, गति रेखी गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं होता है। अगला देखेंगे 417 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो जड़त्व कैसे मापा जाएगा हो, तो जड़त्व निश्चित तौर पे जड़त्व द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान उसका उतना ज़्यादा जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है हो। तो वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाएगा हो, तो ध्यान देना है आपको, वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का मापन कहलाएगा ना, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। गति से कोई मतलब नहीं है, त्वरण, संवेग से कोई मतलब नहीं, जड़त्व ध्यान देना है आपको। किसी वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, तो द्रव्यमान में मापा जाता है। आपको याद रखना है क्योंकि द्रव्यमान ही हम लोग देख रहे हैं ना। अगला पॉइंट है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान की परिभाषा के लिए हम क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ की जो राशि होती है, जो मात्रा होती है, किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन 21, द्रव्यमान बटे आयतन इज इक्वल टू क्या कहलाता है। द्रव्यमान में आयतन का भाग देना है, एम बटे भी लिखना है, तो एम बटे भी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए घनत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। मतलब प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अभी तो ऊपर देखे थे ना, वही वाला कहानी कह रहा है कि प्रति आयतन क्या हो जाए, प्रति में हो जाए, और द्रव्यमान ऊपर हो जाए तो घनत्व कहलाएगा। किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो यम ए होता है या यम जी होता है। तो यम और जी का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यम का मान इसमें 10 से भाग दे के निकाल लेंगे। 10 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 द्रव्यमान है तो 20 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 24,
तो बल बटे त्वरण क्या कहलाता है? तो बल बटे त्वरण क्या कहलाता है हो? तो बल और बल ही लिखा है ना, हाँ, बल बटे त्वरण कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि न्यूटन में क्या करें, त्वरण का भाग दे दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा। क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? F बटे ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हो 425 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो कौन नहीं करता है वो? तो द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। त्वरण के मान को गुरुत्व के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? 450 न्यूटन है तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 10 से भाग दे दीजिए, हो 45 किलोग्राम केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 45 केजी, या तो वही 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.9 केजी हो जाएगा। क्योंकि वही डिपेंड करेगा ऊपर कि 9.8 रखेंगे तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। इस 9.8 का भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 केजी हो दिख रहा है, क्योंकि 9.8 काट देगा 98 को, तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन इसका नंबर सी, ऑप्शन नंबर, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे है, दशमलव है तो दशमलव उड़ेगा तो वहाँ पे 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव था ना, दशमलव उड़ेगा तो वहाँ पे 0 बढ़ेगा, 98 100 बटे 98 का भाग देना होगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है स्थान बदलने पर नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, क्योंकि अभी तो ऊपर पढ़े हम लोग कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। आगे देखेंगे, किसी वस्तु का संवेग 50 केजी प्रति मीटर सेकंड है, तो वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो पिंड का द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं, दिया हुआ है संवेग, तो संवेग इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम भी होता है, तो एम और भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम का मान हमारा नहीं दिया है, संवेग दे दिया है 50 केजी प्रति मीटर सेकंड, तो 50 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे हम 5 का, 5 में 50 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हो, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा ऑप्शन के नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10 केजी। अगला देखेंगे, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र है। तो F दे दिया है और A दे दिया है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए F बटे A हो जाएगा, F बटे A ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो F में A का भाग देंगे तभी तो M का मान ज्ञात होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब आ गया वो न्यूटन के गति विषयक नियम। 3 न्यूटन ने नियम दिए थे, अब उन नियमों पे आधारित क्वेश्चन जो जो पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। तो 431 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का पहला गति का नियम क्या था हो? तो जड़त्व का नियम भी जिसे कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी देखिए, दे भी दिया है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन नंबर सी, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे पहले वाले नियम को। मतलब कि जो जैसा है वैसा ही रहने का प्रयास करेगा, स्थिर है तो स्थिर और गति है तो गति की अवस्था में। अगला देखेंगे कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि वह रुकी रहती हैं और जैसे ही हम उन्हें तेजी से हिलाते हैं तो वे क्या होती हैं, उनकी सह नहीं पाता है उनका भार, उनका द्रव्यमान, बस अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 433, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति के तीसरे नियम और वेग के बीच संबंध कौन दिखाता है?
तो हम याद रखेंगे, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्थिति वाला। स्थिति, गति के तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। और तीसरे का फॉर्मूला क्या होता है तो ये भी याद रखेंगे आप। होता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 434। एक क्वेश्चन है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 kg की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघात वेग कितना है? तो प्रतिघात वेग अब ज्ञात करने के लिए आपको यह फॉर्मूला दिया है कि mv इज इक्वल टू माइनस mv, मतलब पिस्तौल का संवेग इज इक्वल टू गोली का संवेग, क्योंकि प्रतिघात वेग हम लोगों को निकालना है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल हो ऑप्शन नंबर सी, मतलब माइनस 2.4 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे सॉल्व होगा ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल mv पिस्तौल का संवेग है और गोली का संवेग माइनस mv हो जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे, 3 दिया था 3 kg, तो 3 kg को ग्राम में बदल लेंगे तो 3000 ग्राम। v को v लिख देंगे कैपिटल V, और इन mv का मान दिया गया -40 और 180। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गोली का वेग इतना है और एक 40 ग्राम की गोली है, तो उनका मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे 3000 का भाग देंगे तो हमारा 2.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को कहा जाता है न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, अर्थात आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू ma, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि तो वही वाला पॉइंट ही बोल रहा है कि बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल समानुपाती होता है। तो किसके होता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के, F इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला जो होता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे 436 नंबर क्वेश्चन कि गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे? तो थ्रस्ट वाले पॉइंट से संबंधित है कि संवेग से, कि जड़त्व से, कि दाब से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, संवेग से। mv वाला फॉर्मूला, p इज इक्वल टू mv वाला फॉर्मूला संवेग से संबंधित है दूसरा नियम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू dp अपन में dt, तो d और t का मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि dp निकालना चाहेंगे तो। अगला देखेंगे कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो अभी आपने देखा था कि किससे संबंधित है, तो बल को प्रभावों को समझने में सहायक वस्तुओं पर लगने वाला जड़त्व तो संबंधित। तो पहला हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। एक बार देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है, बल के प्रभावों को समझने में ये सहायक है, क्योंकि बल ही का बात करता है ना। P इज इक्वल टू mv या F इज इक्वल टू ma, बल के प्रभाव को समझने में यह क्या है? सहायक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 438, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो दूसरा समीकरण यही होता है F इज इक्वल टू ma हो और संवेग पर निर्भर करता है, यह भी आप जानते हैं। अगला देखेंगे समीकरण F इज इक्वल टू ma को न्यूटन के द्वितीय गति विषयक नियम कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, और द्वितीय गति विषयक नियम उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंके हुए गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटा इस संबंध की व्याख्या करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितना बल से आप फेंकेंगे उतना बल से दीवार भी फेंकती है गेंद को वापस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के लिए, तो मतलब विपरीत दिशा में बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका सही जवाब, क्योंकि अलग अलग दिशा में लागू होता है।
यही वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे वो गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो गति के 3 नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वो, एक बार इन तीनों नियमों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये तीनों नियम देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है। आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था उन्हें 1687 में। प्रिंसिपिया नामक गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था प्रिंसिपिया नामक बुक में। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। देखिए 2021 का आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो, तो 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे, आपको भी पता है, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन 2018 में पूछा है कि न्यूटन के गति विषयक नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ हो। देखिए अभी ऊपर हमने बताया था आपको कि किस वर्ष हुआ था, तो 1687 में हुआ था, ये याद रखेंगे आप। 1687 में 1678 न मारिएगा, पहला ऑप्शन जो दिया है 1687 याद रखिएगा। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया हो, तो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, निकाय में संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो दर लागू बल के समानुपाती होती है। संवेग जो होता है लागू बल के समानुपाती होता है, याद रखेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि न्यूटन का द्वितीय गति विषयक नियम क्या दर्शाता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला बात करता है। तो बल उल की बात किसी में है, देखिए तो जल्दी से आप लोग, तो कौन हो जाएगा वस्तु, हाँ तीसरा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, बल कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। एक बार इनको कंफर्म हम करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल के अनुपातिक होती है। यह वाला पॉइंट सही होगा, आपको याद रख लेना है इस पॉइंट को। अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है कि जब देखते हैं कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस पे बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो पीछे की ओर, बस आगे को चलेगी तो पीछे की ओर झटका लगता है, तो सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो आगे की तरफ झटका लगेगा ना, यही गलत हो गया हो। रुकती है तो आगे की तरफ जाएगा ना, चालू नहीं होती है, रुकती है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1 kg और 1 मीटर प्रति सेकंड को कहा जाता है। तो बल बटे क्या है वो, क्षेत्रफल मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो न्यूटन कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। बल इज इक्वल टू एफ इंटू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो न्यूटन आ जाएगा पहला, 1 न्यूटन बल का मान। कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा चोट का अनुभव न हो। तो सतर्कता के, क्योंकि लंबे समय में कम बल का अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो बल कम महसूस होता है और चोट कम लगती है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गोली से कम होगी हो, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, नहीं तो भेज देगा इन्हीं को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो। गोली अभी मिला भी था ऊपर ना क्वेश्चन ऐसा। आगे देखेंगे, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं, या बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, या में वाला फार्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम की व्याख्या करता है, तो तृतीय वाला हो तो जितना बल लगाएंगे उतना बल वापस मिलेगा आपको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना, बस को चलने से यात्री पीछे, और पैदल, जब हम पैदल चलना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। पहला रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जितना तेजी से बल लगा के हम उसे भेजते हैं उतना तेजी से वह क्या करता है, जाता है रॉकेट लॉन्च करना क्या है, न्यूटन का तृतीय गति विषयक नियम पे आधारित है।
जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जब नाविक आगे को कूदता है तो नाव पीछे हट जाती है, मतलब वही नियम तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जितना वो नीचे जाएगा उतना बल पानी पीछे की तरफ लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 55 रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग अभी आपने देखा था कि ऑप्शन नंबर तीसरे वाले पे आधारित था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जितना आप बल लगाएंगे उतना आप पे भी बल लगेगा। तो रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। अगला देखेंगे, दोनों वस्तुओं के मध्य कौन सा बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है? यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया हो? तो यह ऑप्शन नंबर देखेंगे, यह हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। विपरीत दिशा में बल मतलब जितना लगाएंगे उतना वो भी लगाएगा, वही ऑप्शन नंबर सी। 457 पे जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे गिर जाते हैं, इनमें से कौन सा किस स्थिति का व्याख्या करता है? तो आप वही वाला ऑप्शन ए जड़त्व का नियम हो, प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हो। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या करेगी हो? तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, डूब जाएगी, तट की ओर चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए नाव तट से दूर चली जाएगी। स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है वो। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन का तृतीय नियम है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो किन स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो तीसरे नियम का अचानक चलते हुए यात्रियों को झटका लगना, रॉकेट लॉन्चिंग। देख लीजिए, फिर घुमा के पूछा है, रॉकेट लॉन्चिंग क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है वो, याद रखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि F = ma होता है। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? प्रथम नियम का क्या नाम है? जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए। संवेग का नियम दूसरा होता है और तीसरा वाला क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था, जड़त्व का नियम। अगला देखेंगे, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के यनवी घात के समानुपाती है। यहाँ यन का मान होना चाहिए, तो यन का मान कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जो रॉकेट की गति होती है वह गैस की चाल के समानुपाती होती है। तो जहाँ पे जब हम यन देखेंगे तो गैस की चाल 1 है, यन है, तो यन = 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 465।
एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे को कितने बल से धक्का दिया हो। तो अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि कितने बल से धक्का दिया। तो 50 न्यूटन के बल से धक्का दिया तो वो 50 न्यूटन के बल से ही धक्का देगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उतना ही कहता है ना, जितना आप लगाएंगे उतना वो भी लगाएगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो किनके लिए हो? तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, प्रकाश के वेग से के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर वे क्या होते हैं? तो अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। अगला देखेंगे आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है तो क्या बनेंगे हम लोग? तो स्थिर होता है। प्रणोद क्या होता है? स्थिर होता है। याद रखेंगे इस वाले पॉइंट को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 468 स्थिति स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो कौन हो? तो जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि जैसा गति है में है तो गति में और स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करेगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व तो उससे लंबी छलांग लगाने में मदद कर सके। तो किसका? तो गति का जड़त्व, ताकि गति का जड़त्व जो है उसे क्या करे? छलांग लगाने में मदद कर सके। मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है तो किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर ए जड़ता के कारण नहीं हटता है। आगे देखेंगे। अविचल वस्तुओं के आराम से रहने पर समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। अविचल मतलब जो विचलित ही ना हो। अगला देखेंगे। किसी वस्तु के स्थिर होने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जैसा है वैसा रहने की प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। वो अगला वाला क्वेश्चन की समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? जारी क्यों रखता है? क्योंकि स्थिर की जड़ता को उसे रोकने में कुछ समय लेती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जो गति की जड़ता है वो क्या करती है? उसे आगे बढ़ाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 474 जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले वाले को देखेंगे। वो जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र की विपरीत दिशा में बल का महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? यह बल के कारण होता है। तो किसके कारण? तो जड़त्व के कारण। अपकेंद्री और अपकेंद्री का कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जड़त्व उनको खींचे रहता है, मतलब वो जैसे ही बैठे रहते हैं तो शांत रहते हैं अर्थात स्थिर रहते हैं, और जैसे ही घूमती है गाड़ी तो गति की अवस्था में होने के कारण वो क्या करते हैं? तो झुक जाते हैं सेंटर की ओर, सेंटर की विपरीत दिशा में। कह रहे हैं कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है, क्योंकि जो विराम अवस्था में तो विरामी में रहने का प्रयास करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो जड़त्व का मान रेलगाड़ी और जहाज के बीच क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि उनका द्रव्यमान अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा, और इनमें गति होती है तो गति में भी जड़त्व वाला देख सकते हैं, गति का जड़त्व। अगला पॉइंट आ गया हो अब बल। अब हम लोग बल के क्वेश्चनों को देखेंगे। बल पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। बल समीकरण में F बराबर है। बल समीकरण में F बराबर है क्या हो? तो ma होता है। ऑप्शन नंबर ए, F = ma, जो न्यूटन का दूसरा नियम था।
आगे देखेंगे, यदि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वस्तु पर कार्यरत बल कितना होगा। हो तो एक ही दिशा में लगाएं तो बल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल लगाए जाते हैं तो इन दोनों का परिणामी बल हम लोग निकाल लेंगे। तो परिणामी बल का फॉर्मूला होता है F1 और F2। तो दोनों बलों को जोड़ लेंगे, दोनों बल जोड़ लेंगे, 10 और 5 15, 15 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हो तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किस समान होता है। तो किसके समान होता है, तो वस्तु के वजन के समान। वस्तु का वजन क्या होता है, समान होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो उस पर प्रयुक्त बल जो होगा एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। आगे देखेंगे, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। विपरीत दिशा में लगाएंगे तो एक इधर की तरफ खींचे और एक इधर की तरफ खींचे तो ये डिग्री कितना बनेगी, 180 बनेगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु के स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल। अगला देखेंगे, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, इस पर कोई न लग रहा हो, क्या न लग रहा हो, तो बल। सतत चाल से गति करेगी इस पर, यदि उस पर कोई बल न लग रहा हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो कौन अकेले नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, बल जो होता है वह क्या होता है, अकेले कभी नहीं होता है प्रकृति में। मतलब ये सदिश होता है, हमेशा इसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो संतुलित बल का प्रभाव है ऑप्शन नंबर ए, किसी एक वस्तु पर आकृति में परिवर्तन। वस्तु की आकृति में जो परिवर्तन है वह क्या है, तो संतुलित बल का प्रभाव है। आगे देखेंगे अगला, बल इज इक्वल टू कितना होता है, तो बल इज इक्वल टू एम ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला देखेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, तो बल होता है, न्यूटन का दूसरा नियम। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है तो बल पे क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, बल दिया ही नहीं है, नहीं तो बल पे भी निर्भर करता है। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करेगा। निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से क्या करेगा, गति करेगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि 10 न्यूटन है और द्रव्यमान उसका 10 है, तो त्वरण हमको ज्ञात करना है तो 10 का 10 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। वही वाला फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ में 10 एम का भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को हम क्या कहते हैं, तो खिंचाव कहा जाता है। बल को हम क्या कहेंगे, खिंचाव कहेंगे, दोनों साइड से जब खींची जाएगी तो। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -60 न्यूटन। इसको देख लेंगे कैसे लगाया है, कैसे सॉल्व किया है, एक बार आप देख लेंगे इसको। ठीक है, प्रारंभिक वेग 30 दिया है, द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है, मतलब 0.1 केजी दिया था। तो अगला समय दिया है 0.05 सेकेंड,
तो संवेग में परिवर्तन निकाल लेंगे यम और भी मतलब कि डेल्टा भी। तो डेल्टा भी में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करके निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पे -3। तो यह संवेग हमारा आ गया यम भी। संवेग में परिवर्तन, अब हम आवेग निकालेंगे तो आवेग इज इक्वल टू होगा औसत बल गुणे समय। तो औसत बल अब यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, औसत बल इज इक्वल टू आवेग बटे समय। तो आवेग हमारा -3 आया है। संवेग में परिवर्तन जो होता है उसी को आवेग कहते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो -3 बटे जो समय हमारा दिया था वो 0.05 सेकेंड, उससे भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा -60 न्यूटन। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला कुल बल है। तो कुल बल कितना हो जाएगा, तो बल इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि यम ए होता है, तो 2 गुणे 4 मतलब 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। वो सॉरी, बी नहीं डी। आगे देखेंगे वो अगला क्वेश्चन है कि 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो उस एक समान त्वरण से आरोपित उस पर एक समान त्वरण आरोपित है तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। हो तो ऑप्शन नंबर डी 200 न्यूटन हमारा आ जाएगा सही जवाब। जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पिंड का द्रव्यमान इतना और प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड, समय 5 सेकंड, और तो बल इज इक्वल टू यम ए। तो एफ इज इक्वल टू यम ए, ए की जगह पे या यम भी आप लगा सकते हैं, ए नहीं दिया है तो भी माइनस यू मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 न्यूटन। अगला देखेंगे कि 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करिए। तो इसके पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला पे लगा देंगे, 20 गुणे 4 कर देंगे। 20 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूना के 8, 80 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 497, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना करिए। त्वरण की गणना क्या करेंगे, तो हो जाएगा हमारा उत्पन्न त्वरण 50 से 100 न्यूटन में भाग देंगे, त्वरण आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। अगला देखेंगे एक स्थिर बल 2 सेकंड अवधि के लिए 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है तो यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। मतलब कि भी दे दिया 8 मीटर प्रति सेकंड, यू दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रयुक्त बल की गणना करें तो बल निकाल लेंगे, बल इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला, बल इज इक्वल टू यम इंटू भी माइनस यू बटा टी वाला। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इस पर हमारा आ जाएगा पूरा हो कितना आ जाएगा, तो 5 न्यूटन, या फिर इक्वल टू हमारा 5 न्यूटन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है, उसको देख लेंगे एक बार आप। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यदि 50 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल या फिर इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाइए और लगा दीजिए। 25 वाट है कितना होगा, तो 200 न्यूटन हो जाएगा हो, क्योंकि बल पूछ रहा है तो 200 न्यूटन हो जाएगा, जूल नहीं, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हो, हम लोग आ गए 500 पे। 500 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बाह्य बल और दृढ़ता। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में 501 से 600 के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को इसी तरह कंटिन्यू रखिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी हो। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। कवि ने कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे आप सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे, उनसे कहीं आप बेहतर बनते जाएंगे। जो सिर्फ हाथ धर के बैठे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं कि मैं जाऊंगा और सिलेक्शन ले लूँगा, उनसे आप कहीं बेहतर होंगे। तो चलेंगे हम, आज के लिए इतना ही।
फिर